ताकि हमें नीचे देखना पड़े। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि नवोदय की ये पहचान है कि हमें वो संस्कार 7 साल में दिए जाते हैं। आप जहां भी रहे, जिस पद पर रहे, आप ऐसे मेहनत करना। संघर्ष आपको नवोदय सिखाता है, एडजस्टमेंट आपको नवोदय सिखाता है, आपके जो हॉस्टल्स बने हुए हैं उनका स्ट्रक्चर है, आपके इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको बार बार कॉम्पीट कराया जाता है। हो सकता है आप गेम्स में अच्छे हो सकता है आप कल्चरल में अच्छे हो सकता है आप किसी साइंस की चीज में अच्छे हो। ये एक सिस्टमेटिक डिजाइन है जो नवोदय में की गई है और ये आपको आगे दुनिया में बहुत आगे लेके जाएगी, आप यकीन मानिए। सीनियर्स की जहां तक बात है, उनके योगदान के बारे में आपको बताता हूँ। 2008 जब मैंने बीएससी कर ली, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में चले गए और नोकिया जैसी कंपनी के साथ में मैं काम कर रहा था। मुझे याद है उस साल रामनिवास भैया, लक्ष्मण भैया, इनका सिलेक्शन हुआ था। तो अभी भी मुझे याद है कि मैं चाकसू गया, मेरा बैचमेट है कृष्ण यहीं बैठा हुआ है, तो मैंने इसको कहा कि लक्ष्मण भैया तो मेरे पास के ही है और अपन दोनों चाकसू चलते हैं, भैया से मेरे को तो एक बार मिलवा। मुझे आज भी याद है उनकी घर की छत पे बैठ के उन्होंने 1-1.5 घंटे तक एक एक चीज मुझे समझाई कि देखो ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। और मेरे लिए वो इसलिए भी जरूरी था कि मुझे किसी ने ये बताया कि लक्ष्मण भैया ने बिना कोचिंग के जॉब में रहते हुए आईएएस क्लियर किया। तो जैसे हम सबके सामने होता है कि घर वाले वैसा ही बोलेंगे कि नहीं सरकारी नौकरी तो लाखों में छोटा बहुत तो रहता है, समाज में चीजें रहती है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि ये सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो कैसे करोगे। पर मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे करनी है। बाकी मैंने आईआईटी या पीएमटी की तैयारी तो नहीं की, लेकिन एक एग्जाम बचा हुआ है जिसके लिए मैं तैयारी कर सकता हूँ। रामनिवास भैया से भी मैं टाइम लेके, मुझे याद है मेरे पास के गांव से है, तो मैं उनके घर पे गया, उन्होंने आराम से 2-3 घंटे बैठ के मुझे एक एक चीज समझाई। उन्हें यही कहा कि पास्ट इज पास्ट, उसको भूल जाओ, धीरे धीरे तैयारी करो। तो इन सीनियर्स ने यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी के अरेना में आने के लिए मोटिवेट किया, गाइड किया और कहीं ना कहीं बीच बीच में बताते रहे कि नहीं ये तुम गलती कर रहे हो। जॉब के साथ तैयारी करते चले गए, सिलेक्शन हो गया। तो अब मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। रेस्पेक्ट योर सीनियर्स। पोस्ट मैटर नहीं करती है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। आपके लिए ये भी करियर है। हो सकता है आपसे 3 साल जो सीनियर आज पास आउट होके जा रहे हैं, कल को आप किसी आईआईटी में, किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आप सीनियर से सीखिए, आप उनसे बातचीत सीखिए और ये याद रखिए, एक बैच सीनियर ही होता है, भले ही वो आईएएस हो, भले ही वो कोई। ये चीजें मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक दो इंसिडेंट थे। मैं सवाईमाधोपुर डीएम के पद पर पोस्टेड था, जो इसी स्कूल में घटे और हम इसी स्कूल से निकल के 7 साल यहाँ सीख के ऐसे पदों पर पहुंचे। मेरी बैचमेट उस समय यहाँ कलेक्टर होती थी, मैंने उसको यही कहा कि सुगम, ये हमारा स्कूल है, इसमें जो भी इंसिडेंट हुए आप इसको एक बार देखो, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे कि ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। तो आज यहाँ सारी फैकल्टी भी बैठी हुई है, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इस मंच से मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, इस स्कूल की जो लेगेसी है, इस स्कूल ने जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बनाया हुआ है, उसको बचाने के लिए आप अपना बेस्ट दें। आप क्या अचीव करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। और ऐसा नहीं चीजें हमारे तक आती नहीं है। बीच में संजू मैडम से, क्योंकि मैं तो उदयपुर ट्रेनिंग में आया था, तब ये माहौली नवोदय में होती थी। जब मैं डूंगरपुर कलेक्टर था तब मैडम को चार्ज एडिशनल डूंगरपुर नवोदय का ही दिया गया था और बीच में भी हमारी बात हुई। सो जो भी ये कार्रवाई करते टीचर्स, हमें भी बुरे लगते थे उस समय, क्यों हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, चिकारा सर होते थे, तो लगता था कि क्यों कर रहे हैं। पर आज समझ में आता है कि आप किसी मंच पे जाके जब ये बोलते हो कि हमारी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी थी कि हमने फुटबॉल से नेशनल खेला, वो नेशनल सर की देन थी। वो आप आईएएस के इंटरव्यू में जाइए, आप किसी मंच पे खड़े होकर बोलिए, वो देन उनकी थी। समझ हमारे में नहीं थी, जैसे आज हो सकता है आप में नहीं, पर आपके जो टीचर्स हैं वो आपके भले के लिए काम करते हैं। सीनियर्स हैं, साथ वाले हैं, अच्छे बुरे दौर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आईएएस हम सीधा एक बार गए तैयारी की और सीधा आईएएस बन गए।
बीच में ऐसे फेज भी आते हैं कि आईएएस जैसे एग्जाम में या तो आप आईएएस बनते हो या आप बाहर हो, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, आपको वापस अगले साल प्रीलिम्स लिखनी होगी, तो दोबारा से आप जीरो होते हो। ऐसे समय में आपके नवोदय के बैचमेट्स होंगे, सीनियर जूनियर होंगे, उनसे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और सपोर्ट मिलता है, कई बार फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। मैं एक मन से भी स्वीकार करता हूँ कि जिंदगी में कई बार जरूरत पड़ी है, मेरे साथी मेरे जो बैचमेट है उन्होंने आर्थिक रूप से भी मुझे मदद की है, और वो मदद कहीं ना कहीं आपको भरोसा देती है कि कोई बात नहीं, मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे भाई लोग हैं, ये मुझे जरूर सपोर्ट कर देंगे, तो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। इस चीज को आप मत भूलिए। आज बहुत सारी जगह पोस्टिंग भी देख ली, लगभग रोजाना 50 लोगों से मिलते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवोदय का जो इकोसिस्टम आपको मिलता है, नवोदय से पास आउट जो एलुमनाई का इकोसिस्टम आपको मिलता है, ऐसा इकोसिस्टम आपको इस धरती पे इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला, मैं दावे के साथ। टीचर्स और एलुमनाई पे बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इस चीज को मैं आपको एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आप सफल भी होते हैं, 2020 में डूंगरपुर में ट्राइबल राइट्स हुए, अहमदाबाद और उदयपुर हाईवे जाम कर दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, नेशनल न्यूज बन गई। उस समय मैं जोधपुर नगर निगम कमिश्नर के पद पर पोस्टेड था। रात को 2 बजे मुझे पता लगता है कि आपको कलेक्टर डूंगरपुर लगाया जा रहा है, आप इमीडिएटली मॉर्निंग में जाके ज्वाइन करिए। तो उसी समय में निकलना पड़ा, वहां पे मैं पहुंचा। जाते ही कोई भी ऑफिसर ये देखता है कि मेरी टीम में कौन कौन लोग हैं। मेरे लिए खुशकिस्मती ये थी कि जो मेरा मैन, जो सेकंड मैन था, सीओ जिला परिषद उस समय थे, जाते ही मैंने शक्ल से देखा कि भैया आप तो उदयपुर में एलुमनाई में मिले थे अपन। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं नवोदय से ही हूँ और उस एलुमनाई में मैं था लांबा सर के साथ। तो मुझे लगा कि अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो नवोदय। फिर मैंने देखा कि जो भी घटना घटी है वहां पर जो आरपीएस ऑफिसर है वो भी नवोदय का ही था। उसके बाद तहसीलदार हमने देखा वो भी अगेन नवोदय। ऐसी परिस्थितियां जहां पर होटलें जला दी गई, आग लगी हुई है, लोग मर गए फायरिंग में, आप जाके उसको, जब तक आपके पास में इमीडिएटली 2-4 ऐसे लोग नहीं हो टीम में जिनका आप ट्रस्ट नहीं कर सको, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वो सपोर्ट हमें मिला और उन्होंने मुझे इमीडिएटली बताया कि सर सामने जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी उनकी डिमांड्स है उसको भी लीड करने वालों में कई सारे नवोदय हैं। तो लगा कि मेरे सामने भी जो लोग हैं उसमें भी कई सारे नवोदय हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि जल्दी से जल्दी आप नवोदय की एलुमनाई मीट करवाइए। उस इश्यू को हमने 3-4 दिन में हैंडल किया। मैंने उनको घर बुला के बातचीत की और ये समझ में आया कि डूंगरपुर जैसे जिले में भी वो लोग नवोदय से पढ़ के जेएनयू जैसी जगह तक जाके सक्षम बन के और अच्छा करें। इश्यूज पर डिस्कशन हुआ और उसका स्थायी समाधान भी हो गया। सवाईमाधोपुर की बात करें, मेरे ऑफिस में मेरे पास में जुडिशरी का सेटअप था, वहां पर मेरे ठीक सामने बैंक की ब्रांच थी, उसमें मुकेश मेरा मेरा ही बैचमेट है। तो आपको ये मिलता है कि आप जाके ज्वाइन करते हो, आपको पहले पता लग जाता है कि अच्छा कौन कौन है। सो आपको पैरेलल इंटेलिजेंस की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये लोग अपेक्षा में कुछ नहीं रखते, नवोदय की अच्छी चीज है, मैं 100% नहीं कर रहा, लेकिन 90% प्लस मैं ये कर रहा हूँ कि अपेक्षा में कुछ नहीं रखते। आपसे मिलते हैं, आपको कोई फीडबैक देते हैं, अपने जॉब या जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। ये हमारी खूबी है, इस खूबी पे आप चलते रहिए। 11th-12th क्लास में जो बच्चे हैं, आपको यकीन मानिए, हमें तो याद है जब 12th क्लास से आखिरी एग्जाम्स लेकर निकल रहे थे, बहुत रोए थे। जैसे 6ठी क्लास में यहाँ से निकलने के लिए रोए थे, 12वीं क्लास में यहाँ से जाने के लिए रोए थे। और उसके बाद मैं बहुत ऑनेस्टी से आपको कह रहा हूँ, जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहां पर आप अगर चल के पूछेंगे कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो आपको प्रोफेसर से मदद मिलने वाली है, अदरवाइज यू आर फ्री फॉर लाइफ।
उस दिन आपको ये समझ में आएगा कि आपसे क्या छिन गया है। आज आपको ये लग रहा होगा कि हमारे पीछे रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन आपको 12th क्लास के बाद में मॉनिटर करने के लिए जिंदगी भर के लिए कोई नहीं मिलेगा। और आज हो सकता है हमारे सामने कई सारे बहाने हो, सुबह 6 बजे उठा देते हैं, थक देते हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे गाइडेंस के लिए आज भी हमारे साथ में आते हैं। तो एक ही बात मैं उनको कहता हूँ, और आज दोबारा से आपको एक ही बात कहता हूँ, आप मैं हम सब नवोदय में जो भी स्कूलिंग के लिए आते हैं वो लगभग या तो मध्यम वर्गीय परिवार या ग्रामीण परिवेश से आते हैं। और आप एक बार आंख बंद करके ये सोच लीजिए कि घर पे मेरी दादी, मेरी माँ सुबह कितने बजे उठती है, पूरे दिन भर क्या करती है, शाम तक क्या करती है, रात को कितने बजे सोती है, क्या उसको कभी छुट्टी मिलती है अपने काम से, वो अपने ससुराल जाए, वो अपने ननिहाल जाए, वो अपने किसी भी रिलेशन में जाए, उसको पीठ पीछे चिंता रहती है कि नहीं घर पे मेरा ये काम बाकी है, घर पे मेरा ये काम बाकी है। और हमारे पेरेंट्स किसके लिए संघर्ष करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और हमें क्या करना होता है? हमें एक टेबल कुर्सी पे बैठ के सिर्फ पढ़ना होता है। उसमें 8 घंटे में बैठ के लेते हैं, हमारी कमर दर्द होने लगती है, हम बताने लगते हैं कि हम थक चुके हैं। आप एक बार ये तो देखिए कि आपकी माँ, आपकी दादी, आपके पेरेंट्स सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं, उनके वर्किंग आवर्स देखिए आप, 16 से 17 घंटे बिना रुके, रोज रोज रोज, हर महीने, हर साल ये मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? आप सबके लिए। तो गुरु दो ही होते हैं जीवन में, या तो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे गुरुजन। वो घर पे मेहनत कर रहे हैं कहीं दूर, चाहे उनको बीमारी हो, चाहे उनको कोई दूसरी दिक्कत हो, लेकिन आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ हमारे गुरुजन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़े, स्कूल का नाम रोशन करें। ये उम्मीदें टीचर्स की होती है, ये उम्मीदें हमारे पेरेंट्स की होती है। तो आप लोग जल्दी 12th पास करके कंपटीशन के उस दौर में जाएंगे। 2-3 चीजें मैं आपको कहूंगा। पहला, अगर असफल हो रहे हो तो निराश मत हो। सफलता डिले हो सकती है, लेकिन सफलता में ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, पर निराश होना नहीं है। बस ईमानदार रहना खुद से। पहला है, अगर फेल होते हो तो प्रयास दोबारा करो। दूसरा सिद्धांत है, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। हम क्या करते हैं आज के दौर में, स्पेशली ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, हम पूरी दुनिया को ये बताने में लग गए हैं कि इस समय मेरा मनोभाव क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। अरे भाई, किस लिए? आप अगर खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आपको दुनिया को क्यों बताना है? जिस दिन आप सफल होगे और सफलता के झंडे गाड़ दोगे, उस दिन तो दुनिया को वैसे भी पता लग जाएगा। आप लोग जो 12th पास करके जा रहे हैं, हो सकता है आप में कोई आईआईटी का एम ले रहा होगा, हो सकता है मेडिकल का सोच रहे हो, बस किसी न किसी फील्ड में आप जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण कर लें। दूसरा, असफलताएं जरूर आएगी। हर वीक तैयारी करते समय ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे डिप्रेशन सा हो रहा है, इस भीड़ में मेरा सिलेक्शन कैसा होगा, मुझे थोड़ी सी बोरियत लग रही है। अपने आप को हर 5वें-6वें दिन मोटिवेट करिए और एवरी संडे एक हैबिट बनाइए कि आप अपना ईमानदार एनालिसिस करेंगे। उस ईमानदार एनालिसिस को करके अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। वो डायरी आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि मैं जनवरी में कहां पर था, उस दिन मैंने एनालिसिस किया था, मेरी ये कमजोरी थी। फरवरी में मैं यहाँ तक पहुंचा, मार्च में यहाँ तक पहुंचा। आपको ना किसी गुरुजन को बताने की जरूरत है, ना किसी पेरेंट्स को बताने की जरूरत है, ना इस दुनिया को बताने की जरूरत है। आप खुद देखिए कि उस डायरी में आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। और सिलेक्शन नहीं हो तो किसी को दोस्त मत दो, हम सब परिस्थितियों को दोस्त देने में लग जाते हैं। आप एक बार अपनी उस डायरी के पन्ने पलट के देखना कि मैंने किया क्या, मैंने सोचा क्या था, मैंने किया क्या। और फिर भी मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक ईमानदार एनालिसिस करें, वापस उठो। वो तो आपको ये नवोदय यहाँ के स्कूल की गेम्स में कई सारी एक्टिविटीज में सिखाता कि एक बार अगर एक हॉस्टल हार गया तो अगली बार वो दोबारा जीतता है। हो सकता है आप आजकल आपके अंदर वो आग हो या नहीं हो, लेकिन मुझे याद है 6, 7, 8 में भी होते थे
तब भी सीनियर्स यही कहते थे कि नहीं, इस बार 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड में हॉस्टल को जिताना है। वो ऐसा इज्जत का सवाल हो जाता कि चारों हॉस्टल में ऐसा कंपटीशन होता था कि ये लगता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें आएगा कौन। इट वाज वेरी टफ टू जज कि इनमें से कौन सा हॉस्टल सबसे बेस्ट कर रहा है। और उसमें कोई इनाम नहीं मिलता था, लेकिन वो जीतने की एक जिद थी, वो एक प्राइड थी उस हॉस्टल की, जिसके लिए सब लोग मिलकर लड़ते थे। तो आप तैयारी के टाइम पे वापस उस दौर में जाइए, थर्ड अपनी एक्टिविटीज को छोटा छोटा तोड़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। मुझे नहीं लगता इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप फेल हो सकते हैं। बस ये ईमानदार एनालिसिस अपने में जिंदा रखना है। हम गलती यही करते हैं कि घर पे झूठ बोलते हैं, रिलेटिव्स को झूठ बोलते हैं, करते कुछ है नहीं, सबको पहले बता देते हैं। तो आप मेहनत कर नहीं रहे हो, सबको पहले ढिंडोरा हमने पीट दिया है। तो इससे आपको जिस दिन आप असफल होंगे, जिन जिन लोगों को आपने बताया, आपसे वही सवाल पूछेंगे, अच्छा क्या हुआ आपका? और आपके लिए एक विशेष साइकिल स्टार्ट होती है डिप्रेशन की, चिंता की, कि मैंने इतने लोगों की उम्मीदें जगा दी, मैं मेहनत तो कर ही नहीं रहा, तो सफल कैसे होऊंगा? इसलिए कृपया करके, और अगेन फिर अब दोबारा सीनियर का रोल आता है। आप ये देखिए कि मुझे जिस ट्रेंड में जा रहा है, आज आपके पास में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। हमारे समय में मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं था, तो सीनियर्स को एक्सेस करना इतना आसान नहीं था। आज आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है कि ये हमारे 8, 10, 15, 20 सीनियर है। ये आज आपको आरएस की तैयारी करनी है, आरएस के ऑप्शन अवेलेबल है। आज आपको मेडिकल में जाना है, आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। आप रिक्वेस्ट करिए, आपको जरूर बताएंगे। हो सकता है अपने बिजनेस के कारण आपको वो इमीडिएट टाइम नहीं दे, लेकिन देर सवेर आपको टाइम दे देंगे, आपको बता देंगे। उस स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस का आप फायदा उठाएंगे। और पता नहीं, मैं तो इतनी जगह रह भी लिया, बहुत जगह गए भी हैं, चाहे कोई नवोदय गलती भी कर दे, लेकिन फिर भी उस 7 साल का असर इतना होता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि ठीक है, ये गलती तो इसने कर दी, पर है ये नवोदय। तो नवोदय सीनियर्स में हमेशा वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है आपके लिए कि नहीं, ये नवोदय का, इससे गलती हुई है, इसको मैं प्रोटेक्ट करना है, इसको आगे बढ़ाना है। और ये उदाहरण हम लगातार देखते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं, दूसरी जगह पर भी देखते हैं। तो आप उस एलुमनाई को यूज करिए, उनसे सीखिए और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलिए। स्कूल में आपको फिर कह रहा हूं, ये 7 साल आपको एक स्वर्ग मिला है, इससे अच्छा मैं आपको फिर कह रहा हूं, इससे अच्छे 7 साल आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। आप मलाल करते रह जाओगे। आज हमारी बहुत इच्छा होती है, हमारे बैचमेट से हमारी बात भी होती थी, कभी ऐसा मौका मिले कि नवोदय में जाके रहे, सारी दुनियादारी बंद हो जाए, और कुछ समय ऐसा मिले कि सारे जाके वहीं रहे, वही टीचर्स रहे, वही सीनियर रहे, वही जूनियर रहे, और वो जिंदगी शायद दोबारा मिल जाए। बहुत सोचते हैं, हमें बहुत मलाल में रहता है। सब अपनी जिम्मेदारियों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों, उसमें ऐसा फंस जाते हैं कि मन में इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो कसक हमेशा इस दिल में रहती है कि नहीं, वापस मुझे वो नवोदय मिले। तो ये नवोदय है, मैं आज को इस मंच से आपको कह रहा हूँ, हो सकता है आज से 5, 7 साल, 10 साल बाद आप में से कोई दोबारा इस मंच पे आके यही चीज बोलेगा। तो इस लाइफ को आप एंजॉय करिए, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए। और इस नवोदय की जो लीगेसी है, मेरा मानना है आप जेल जी हैं, हम आप जितने इंटेलिजेंट तो नहीं है, पर हमारे पास में अब कुछ उम्र के कारण अनुभव हो गया। हमें हमारे टीचर्स ने, हमारे सीनियर्स ने अनुभव दिया था, सीख दी थी। उस सीख पे हम चले। आज उनके अनुभव से और हमारे अनुभव से आपको 3-4 चीजें मैंने बताई, उस पे आप चलिए। मेरा मानना है किसी पारिवारिक कारण से, किसी प्रोफेशनल परिस्थिति से नवोदय अलग अलग सेक्टर में चले जाते हैं, अलग अलग करियर बनाते हैं, लेकिन अगर बात टैलेंट की करें, आज मैं मानता हूं मेरे बेच में मेरे जैसे 20 जने होंगे, क्योंकि उन्होंने करियर पाथ, किसी ने एमबीबीएस चूज किया, किसी ने दूसरा चूज कर लिया, उधर चले गए, हम सिंपल बीएससी में चले गए, इधर उधर आगे पीछे गए, राइट समय पे जॉब रिजाइन करके प्रिपरेशन में आ गए। टैलेंट वाइज हम सारे एक थे,
सो गिवन ए चांस नवोदय में आने वाला, क्योंकि आपकी एंट्री नवोदय में एक टेस्ट से सुनिश्चित होती है। आप एक टैलेंट के साथ इस स्कूल में आते हो, आपको फ्री में नहीं मिला है। तो जब आप छठी क्लास में एंटर होते हो, आप अपनी काबिलियत प्रूव करके आए हो, और काबिलियत प्रूव करके आने के बाद अगले 7 साल में उस काबिलियत को कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो, दूसरी चीजों में आप व्यस्त हो जाते हो। उस काबिलियत को आप बनाए रखिए, सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आप सब में वो मात्रा है कि आप किसी भी सेक्टर में जाके बेस्ट कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में। मैं ये नहीं कह रहा आप सिविल सर्विस में जाइए, आप डॉक्टर बनिए, आप आईआईटी में जाइए, गो एनीवेयर, चूज योर करियर, और उसमें 10-12 घंटे शिद्दत से अपना बेस्ट दो। अगेन वर्ड रिपीट कर रहा हूं, शिद्दत से अपना बेस्ट दो। इस दुनिया को दिखाने के लिए मत दो, आप दीजिए, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। आप प्रोफेशन में हो, आप तैयारी कर रहे हो, अपनी डायरी हमेशा अपने साथ रखिए और उसमें अपनी ईमानदारी से लिखते जाइए कि मैं कर क्या रहा हूं। मन में विचार तो बहुत आता है, लेकिन अगले रात को सोने से पहले उसे एक बार डायरी को देख लेना, अगले संडे से पहले एक बार उस डायरी को देख लेना। हो सकता है आप में वो डायरी डिसिप्लिन लेके आइए, या एटलीस्ट आपको ये बता देगी कि मैंने खुद के साथ धोखा किया। और जहां तक थकान और तनाव की बात हो, बस आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपका लंच का टाइम भी होगा और कल्चरल और स्पोर्ट्स चीजें अच्छी लगती हैं। इस मंच से स्पीच सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता था। आज मैं कहना चाहूंगा, हमारे समय एलुमनी होती थी तो चंदन दीदी होती थी, उनका कालबेलिया डांस मुझे आज भी याद है, उनका पूरा बैच था, हम वेट करते थे। या हीरालाल भैया होते थे, वो इस तरीके से इवेंट, मुझे नहीं याद, सेंट्रल भैया थे, 3000 या 5000 के रेस को दौड़ते थे। आज भी मुझे कई बार मैं बैठ के सोचता हूँ तो मुझे याद है कि एक बार हम 6-7 में शायद रहे होंगे, उस समय नेशनल्स या स्टेट यहाँ पर थे, और जिस तरीके से उन्होंने वो लास्ट 2-3 लैप पे वो दौड़े, पूरा स्टेडियम ये अपना जो ग्राउंड है वो देखता रहता। और कल्चरल की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊँ, यही सोचते रहते थे। आज मुझे याद है कि जिस भी हॉस्टल में वो रहती थी, फर्स्ट तो हमेशा वही ले जाते थे। तो ऐसी एक्सीलेंस इस नवोदय ने की, ऐसे लोग प्रोड्यूस किए, और सब अपने अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। थकान के बारे में जहां तक मेरी बात है, बस हमेशा जब आपको थकान हो, जब आप विचलित हो, आंख बंद करके ये याद कर लेना कि मेरे घर पे मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरे पेरेंट्स है। वो सुबह उठ के मेरे से ज्यादा 15 घंटे मेहनत करूँ, शायद मैं 8-10 घंटे मेहनत कर लूँ तो मैं ये मुकाम हासिल करूंगा। अगर वो नहीं थक रहे सालों साल मेहनत करके, तो आप तो यूथ हैं, आप युवा, आप कैसे थक सकते हैं? इस चीज को हमेशा याद रखिए। और मुझे मेरा यही मानना है, आप सबको मैं तो दुआ दूंगा कि आप सब ब्रिलियंट है। आपके प्रोग्राम हमने देखे, इतने लिमिटेड टाइम में इस स्कूल ने इतनी अच्छी तैयारी की है, जिसकी भी कलेक्टर मैडम भी प्रेज कर रही थी कि इतने कम समय में इन्होंने अच्छी तैयारी की है, अच्छी इवेंट। तो मैं स्कूल की प्रिंसिपल संजू देवी को, हमारे एलुमनाई के बैच है 99 एंड 2000, उनको तो मैं इसलिए भी स्पेशल धन्यवाद देता हूँ कि वो जो सीनियर बैच थे जिनको हमने हमारे 6 क्लास में देखा, और कहीं ना कहीं चाहे उससे मेरा अवतार भैया रहे होंगे, सुभाष थारवाल भैया शायद होते थे, इनके हम फुटबॉल के गेम्स देख के बड़े हुए, किसी को वॉलीबॉल में देखा, किसी को दूसरे इवेंट में देखा, और कहीं ना कहीं उस बालपन में रहता था कि देखो ये कैसे खेलते हैं, अपने को वैसा ही बनते हैं। So we used to inspire, देखते थे कि ये कर कैसे रहे। तो इसलिए इस स्कूल परिवार को, एलुमनाई बैचेस को, सभी को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी जाओ, अच्छा करो, अच्छे से मेहनत करो, गलती हो सुधार करो, सीखो। बस नवोदय आपको 6-7 साल में जो सिखा के भेज रहा है, उस पर आप चलते जाना। जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं है, आप जहां पहुंचना चाहोगे आप पहुंचोगे। थकना मत, हारना मत। उनके प्रति, उनके पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहना। जब जब आप पे संकट आएगा, आपके नवोदय साथी, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े होंगे। बाकी ये जो भी आप सोशल मीडिया के लाइव देख रहे हो, ये सब पूरी आभासी है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी के समय
मोबाइल भी हम ऐसा रखते थे जिसमें सिर्फ कॉल हो सकता था, वो भी 7 दिन में। मुश्किल से एक बार घर पे बात करने के लिए संडे को स्विच ऑन होता था, 7 दिन में एक बार। आप किसी भी एग्जाम, ये सब बहाने हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ये मटेरियल, वो मटेरियल, किसी भी एग्जाम की तैयारी में जिस दिन आपकी बुक्स खत्म हो जाए, आपको ये लगे कि मेरी बुक्स में या मेरे नोट्स में कंटेंट कम पड़ रहा है इसलिए मुझे ऑनलाइन की जरूरत पड़ रही है, उस दिन आप ऑनलाइन चले जाएंगे। ये सब बहाने हैं। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स में कोई जरूरत नहीं आपको। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, हम क्या होता है, बुक में आप याद रखिए, आप छठी क्लास का एग्जाम देते हैं, आप 7th का देते हैं, आपने 10th दिया होगा, 12th दिया होगा, एक मेमोरी होती है ब्रेन की, हमें आंख बंद करते ही याद आता है कि बायोलॉजी के या साइंस के मेरी नोटबुक में लेफ्ट हैंड साइड के इस पैरा में ये नोट्स लिखे हुए हैं, ये टॉपिक है, इसके 4 सब टॉपिक। सो एक फ्लैश मेमोरी हमेशा हमारे अंदर सेव होती है, और ये राइटिंग में काम में आता है। इमीडिएटली आपको क्या लिखना है, आपके टेंशन स्पैन में आएगा। स्क्रीन चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे आईपैड की हो, चाहे मोबाइल की हो, वी स्क्रॉल इट एवरी सेकंड, जो उंगलियां चलती है। सो उस एक ही स्क्रीन पे बुक में कंटेंट ऊपर होता है, नीचे होता है, डायग्राम आ जाते हैं, दूसरी चीज आ जाती है। ऑनलाइन में एक स्क्रीन को हम लाखों बार रिपीट करते हैं। सो इट इज प्रूवन कि आपकी जो मेमोरी है वो 30-40% रिड्यूस रहेगी, हमेशा रहेगी, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मान सको तो मेरी ये बात जरूर मानना, बड़े से बड़े एग्जाम इंडिया में बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के क्रैक किए जाते हैं। पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। और सोशल मीडिया आप यूज करिए, अच्छे काम के लिए करिए, पर ना भी करो तो भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। जैसे मेरा ही उदाहरण दूं, आपने मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे कहीं नहीं देखा होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं सर्च करिए, कहीं नहीं। तो क्या उससे हमारी नौकरी पे, हमारी जिंदगी पे, हमारी कार्यशैली में फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा पॉजिटिव फर्क ये है कि आप उस सोशल डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो, आपके माइंड में बार बार चीजें फ्लैश नहीं होती। और ये चीज मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मुझे कहीं से ये इनपुट मिला था कि नवोदय में अभी प्रिंसिपल मैडम ने कुछ मोबाइल्स पकड़े, उसमें कुछ पेरेंट्स का ये रेजिस्टेंस था कि नहीं, इनको अलाउ होना चाहिए, हमारे बच्चे प्यारे हैं। यहाँ पेरेंट्स टीचर्स कमेटी के मेंबर भी बैठे होंगे, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया इन बच्चों को मोबाइल दें। इस स्कूल में वो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें भी पढ़ाया होगा, आज भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए टीचर्स काम करते हैं। मैंने अभी कलेक्टर मैडम से भी ये रिक्वेस्ट की थी, बीच में मेरी इनसे फोन पे बात होती रहती है। स्कूल में सख्ती अनुशासन लाने के लिए की जाती है, और उस चीज का आप सम्मान करो। हमारा कोई जरूरी नहीं, आपके पीछे, आपके परिवार में, आपके घर में एक भी ऐसी चीज नहीं है। आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको स्पीच दे रहा हूँ, अगर मेरे पीछे मेरे घर में कोई घटना हो जाए, सबसे बड़ी इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी है, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी, वहां पे जो डॉक्टर होगा, कंपाउंडर होगा, वो अटेंड कर लेगा। यही सिर्फ एक इमरजेंसी है लाइफ में, हेल्थ इमरजेंसी। इसके अलावा कोई इमरजेंसी नहीं है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो। हम सब आभासी दुनिया में ये जी रहे हैं कि शायद मैं एक दिन के लिए बात नहीं करूंगा, या मैं 1 महीने के लिए किसी से बात नहीं करूंगा, तो शायद सूरज इधर से नहीं उगेगा या इधर से नहीं होगा। ये सब चीजें हमें कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं बना रही है। तो जो आपके टीचर्स अगर कोई चीज लागू कर रहे हैं, आप सहयोग करिए। और देखो, आईआईटी और मेडिकल इन चीजों में तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, पर बैंक है, एसएससी है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऑलमोस्ट सारे मैंने क्लियर किए। उसमें अब क्योंकि बहुत सारे साल हो गए तो उतनी पकड़ नहीं रही, पर फिर भी तैयारी कैसे करनी है वो बता सकते हैं। आरएस और आईएएस के लिए जो सीरियस इच्छुक लोग हैं, वो कभी भी संपर्क कर सकते हैं, वो जयपुर आ भी सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया है, सीरियस। पहले क्या होता था कि हम गाइडेंस देने के लिए कोई भी आ जाता था, तो पहली रिक्वेस्ट, भैया फोटो चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, फोटो ले लीजिए। हम यही सोचते थे कि इस फोटो का यूज किसी दीवार पे लगेगी और सोचेंगे कि शायद मुझे भी ऐसा बनना है। जैसे हम लक्ष्मण भैया को, रामनिवास भैया को, दूसरे जो हमारे सीनियर्स थे उनको देखते थे कि देखो ये बने, तो हम भी बन सकते हैं शायद।
तो उम्मीद रहती थी कि हमारे सीनियर्स को हम कॉपी करें, ऐसा बने। पर धीरे धीरे क्या होता है कि हम वो दृढ़ता हमारे में रहती नहीं है, वो या तो स्टेटस का पार्ट बनता है या किसी को दिखाने का पार्ट बनता है, हमारा ड्रीम कहीं ना कहीं उज्जवल हो जाता है। उसके बाद सेकंड ईयर डायरी सिस्टम जो मैंने आपको मेंशन किया, तो अगर मेरे से आप गाइडेंस लेंगे और दोबारा पूछने आएंगे तो अगली बार आपका रिव्यू उस डायरी के बेसिस पे होगा कि पिछले 3 महीने में इस डायरी में आपने क्या लिखा डे इन डे आउट, क्योंकि बिना अनुशासन के आप तैयारी नहीं कर सकते। पहली बार क्योंकि आप 9 दिन हो, मैं डेफिनेटली आपको आधा घंटा दूंगा, प्यार से भी बात करूंगा क्योंकि आपका हक बनता है इस चीज पे। लेकिन अगली बार जब आप यूपीएससी आरएस की तैयारी करेंगे तो मैं आपसे कठोरतम लहजे में पूछूंगा कि आप मैंने मेरा आधा घंटा वेस्ट किया, आपने अपना आधा घंटा वेस्ट किया, उसका आउटपुट क्या हुआ? या तो आप मुझे बता दें कि आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको लास्ट तक लेके जाऊंगा, और या मैं कह देता हूँ कि ठीक है आप मुझे करिए, जो करियर आपको लाइफ में चूज करना है उस पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो जब भी आप किसी सीनियर से जाए, आईआईटी है, मेडिकल है, इस स्कूल से लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं, और ये याद रखिए कि वो जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो आपके साथ इसी हॉस्टल में, इसी स्कूल में, इन्हीं बेंच पे, इसी एमपी हॉल में आपके साथ रह के निकला है। वो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी मेहनत से, उसके अनुशासन से। उस अनुशासन को आप जिंदा रखें। गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, पर फिर भी लास्ट हिम्मत मत हारना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, कई बार डील भी करते हैं, अपने स्कूल में हुई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है कि ये मेरा वही स्कूल है जिसमें ऐसी घटना भी हो सकती है, और ऐसा नहीं, उस समय मन बड़ा दुखी होता है, पीड़ित होता है। परिस्थिति कैसी भी आ जाए लेकिन इतना कमजोर इंसान को नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करिए। सेकेंड ईयर में मैंने गलती की, मैंने सेकेंड ईयर में 50% से बीएससी मैथ्स पास किया। उसका परिणाम फाइनल ईयर में मैंने मेरी पूरी लाख कोशिश की कि मुझे इस बीएससी को कैसे भी फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, लेकिन अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी मैं 5-6 मार्क्स से सेकेंड डिवीजन रह गया। तो ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीजन का लॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 2008 में किसी भी भारत की एग्जाम में जनरल और ओबीसी के लिए क्वालिफिकेशन ये होती थी कि आप प्रथम श्रेणी स्नातक होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आप बैंक का फॉर्म नहीं भर सकते, आप एसएससी का फॉर्म नहीं भर सकते, आप रेलवेज का फॉर्म नहीं भर सकते। आपने केट में भले ही बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर दी, लेकिन आपके जो आईएम्स है, आपके जो इंस्टीट्यूट है, वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन मांगते हैं। आपको नहीं हो, भले आपने बाद में अपनी गलती को रेक्टिफाई करते हुए अच्छी परसेंटाइल बना ली होगी, परसेंटाइल से आप क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन आपकी पास्ट मिस्टेक से आप एक इंटरव्यू देने लायक नहीं। पर फिर भी आपकी की हुई गलतियां, आपकी सीख, आपकी मेहनत आपको दोबारा मौका देती है। एमबीए करते हुए लगातार डे इन डे आउट वो चीजें हमने इंप्रूव की। ईश्वर का शुक्रिया कि 2010 में जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, पहली बार ये रिलैक्स हुआ कि ओबीसी के लिए इसको 55% किया जाए। और पास्ट 2-3 साल की जो मेहनत थी उससे मेरे साथी है, मेरे बैच वाले बैंक में, मैंने इनसे बात की, राहुल से, मुकेश से, इनसे कि आप बैंक का ऑलरेडी ऑफिसर हो, तो ये एग्जाम कैसे होंगे, क्या होंगे? तो उन्होंने यही कहा कि भाई कैट निकाली हुई तेरी, तो जाके एग्जाम दे के आएगा तो वैसे भी निकाल लेगा। और वही हुआ। उस समय मैंने कई सारे एग्जाम दिए, उसमें ऑलमोस्ट सब में टॉप 50 टॉप 100 में रैंक होती थी, जॉब के साथ साथ एग्जाम दिए। तो आपको मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी प्रेशर आपने अपने ऊपर क्रिएट कर लिया, और प्रेशर है परफॉर्म करने का, प्रेशर है दुनिया की एक्सपेक्ट जो हमारे से उम्मीदें क्या है, और प्रेशर बनाता है पेरेंट्स। हम खुद दिल्ली गए नहीं, पूरे रिश्तेदार, पूरे समाज सबको पहले बताते हैं कि जी हमारा लड़का तो दिल्ली गया आईएएस बनने, हमारा लड़का जयपुर गया, कोटा गया आईआईटी डॉक्टर बनने। थोड़ा वेट करें, आपको कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या बनने गए। शांत दिमाग से फोकस लेके अपने लक्ष्य पे टिके रहें, तैयारी करें, और फिर आप देखेंगे आपने क्या अचीव किया है। और मन में आपको वो खुशी तब भी मिल जाएगी। आंख बंद करके आप ये याद करो कि मेरा जन्म उस जगह पर हुआ था, मैं आज एक आईआईटीएन बनके, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ बनके, मैं कोई अधिकारी बनके, या मैं किसी ट्रेड में सफलता हासिल करके
वापस जिस मिट्टी पे मैंने जन्म लिया वहां जाके अगर कदम रखेंगे, आपको याद आएगा कि किसी दिन आप पैदल जाते थे, किसी दिन आप नवोदय में जीप में बैठ के जाते थे, किसी दिन आप बस में चढ़ के लटक के जाते थे। आज आप एक अधिकारी बन के, आप एक एमडी बन के उस मिट्टी पे कदम रख रहे हैं, उस ओरा के साथ में, उस सम्मान के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में। ये आपकी सक्सेस है। जब जब थकान महसूस करो, जब जब निराशा रहे, अपने पेरेंट्स को आंख बंद करके याद रखना कि वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं थकना, नहीं थकना, नहीं थकना। वापस उठो, वापस उठो, वापस उठो। और फिर और थकान हो तो ये याद रखना कि मैं सफल होकर इस एग्जाम में, इस प्राइवेट सेक्टर में, इस नेशनल में, जो भी एरिया आप चूज करें, आई एम नॉट सेइंग कि सिविल सर्विस सब कुछ है, बहुत सारे सेक्टर आजकल खुल गए हैं, आप कहीं भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। ये नौकरी अपनी जगह पर है, दूसरी नौकरी अपनी जगह पर है, प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह पर है, हर किसी के प्लस माइनस है, बेस्ट कुछ भी नहीं है। सक्सेस वही है कि हम हमारी जिस भी पोस्ट पे खड़े हैं, जहां भी हम खड़े हैं, जहां भी हम जिंदगी जी रहे हैं, भले आप गांव में रहते हो, आप नौकरी नहीं लगे, लेकिन अपने गांव में रहते हुए आपने 50 लोगों की जिंदगी में क्या पॉजिटिव बदलाव किया, वो आपके साथ। और मैं सिंपल अभी आपको, मैं इवेंट में गया था, वहां पर एक किसी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने एक बात बोली थी, 4-5 बार के वो मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने ये कहा कि हाल ही में एक डेथ का जब जनाजा निकलता उसमें उनका जाना हुआ, तो पास में घर था, एक बूढ़ी माँ के लगभग 90 साल की, उनके घर से होते हुए शमशान का रास्ता गुजरता था। तो पानी पीने के लिए वो रुके और उनको कहा कि माँ जी क्या चल रहा है, हमें पानी चाहिए। तो माँ जी ने ये कहा कि एक बार आप बैठो, मैं वापस आती हूँ, बाहर आज देखिए अच्छा व्यक्ति मरा है या बुरा व्यक्ति मरा है। उस समय तो वो सोचते रह गए, लेकिन जब वो माँ जी बाहर जाके वापस अंदर आई तो उनसे वो क्वेश्चन उनके दिमाग में बार बार ये रह रहा था कि माँ जी आपने एक बात बोली कि अच्छा व्यक्ति मरा है या बुरा व्यक्ति मरा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो माँ जी ने ये कहा कि बेटा रोज यहाँ से सब यात्राएं निकलती है, अच्छा व्यक्ति वो होता है जिसके बारे में लोग ये बात करते चले जाएं कि इसने उस वक्त पे इस व्यक्ति की ऐसे मदद की और इसकी जिंदगी में ये पॉजिटिव बदलाव हो, मतलब उसकी अच्छाइयों की बात हो, उसके सहयोग की बात हो। बुरा व्यक्ति वो होता है जिसके बारे में, देखिए जैसे हम कोई भी हो, कितना ही बड़ा मुकाम हासिल कर लें, जब तक जिंदा है तब तक पैसा, पोस्ट, पद सबके साथ में है, लेकिन जैसे ही डेथ होती है हम खुद घर वाले हम क्या कहते हैं, नाम भूल जाते हैं, भाई बॉडी का टाइम हो गया, बॉडी उठाओ, बॉडी को लेके चलिए, आपकी लैंग्वेज बदल जाती है चंद सेकंड्स में। तो हम एक बॉडी ऐसी, जिंदा तो हमारे घर में रहने वाले हैं। सो पॉजिटिव डिफरेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस पे आप और हम सफल होंगे, हमारा पैरामीटर होगा। ऐसे पता है कि जो माँ जी ने बात कही वो ये कहती थी, दूसरे केस में ये होता है कि लोग ये बात करते हैं कि इसके पीछे इतनी बड़ी कंपनी है, ये 10,000 करोड़ छोड़ के इसके पास 4 मर्सिडीज गाड़ी है, ये गाड़ी है, मतलब बात उसके एसेट्स की होती है, बात उसकी अच्छाइयों की नहीं होती है। सो आप नवोदय हैं, आप जिस भी सीट पे जहां भी रहे, आपकी अगर पीस पीटे बात हो तो आप अगर सरकारी कार में गए तो ये बताया जाए कि उन्होंने वहां रह के ये पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया। आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बोलना चाहिए। आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, आप समाज में जा रहे हैं तो ये बात होनी चाहिए कि ये नवोदय है, नवोदय से पढ़ के आया है, इसलिए ये पॉजिटिव। और ये चीज बहुत जगह पर हमें देखने को मिलती है। तो उस नवोदय के ब्रांड को आप जिंदा रखना, जिंदगी में अच्छी मेहनत करो, बहुत अच्छा करो, तरक्की करो। और जब कभी किसी को ये लगे कि नहीं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा, तो कोई भी नेगेटिव चीज या गलत कदम उठाएं, आपको कभी भी लगे। वैसे तो मैं राजस्थान कैडर में ही हूँ, लेकिन हमारी सर्विस में पोस्टिंग्स यहाँ भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कब कहाँ पर सरकार आपकी सेवाएं यूज करे। लेकिन आपको ये लगे तो जरूर एक बार ये कोशिश कर लेना, मेरे से मिल लेना, जहां तक हो सकेगा मैं आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता अवश्य दिखाऊंगा। इन्हीं सबों के साथ में मैं
आप सबका क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैंने आपको सोच के तो मैं ये आया था कि शायद 5-7 मिनट में मुझे खत्म करना होगा, पर पिछले 2-3 साल से नवोदय में कुछ समस्याएं हुई, उससे मेरा खुद का मन भी बहुत विचलित है। ये वही स्कूल है जिसमें ऐसे ऐसे आईएएस प्रोड्यूस किए। हमारा 2014 बैच यूपीएससी में इस स्कूल के 4 सिलेक्शन है, जो इंडिया के किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड है। ये वो स्कूल है, तो आप लकी है आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके नाम देश के सर्वोच्च एग्जाम में भी अपना नाम जिसने दर्ज करा है। तो कृपया करके फैकल्टी को आप सहयोग दीजिए, एलुमनाई आपको सहयोग करेगा, स्कूल के उस ब्रांड को वापस रिबिल्ड करिए। अच्छी मेहनत करिए। एक बार उन्हें ज्यादा टाइम देने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, और पूरे स्कूल के एलुमनाई जो ऑर्गेनाइजिंग बैच है, प्रिंसिपल मैडम है, सारी फैकल्टी है, आप सभी को एक बार मेरी तरफ से पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी से बस इतनी सी फरमाइश थी, क्योंकि हमें तस्वीर से नहीं